फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स का एक नेक्स्ट टॉपिक। आज के हमारे टॉपिक का नेम है पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स, यानी कि हम अपने शेयर्स को क्या कराते हैं, पब्लिक से सब्सक्राइब कराते हैं। सब्सक्राइब कराने का मतलब क्या है कि जो हमारी पब्लिक को हम वो कहते हैं कि आप अगर इन शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो आप इनको खरीद सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, यानी आप उनकी शेयर्स के ऊपर जितना भी हम प्राइस मंगवा रहे हैं तो आप उनको वो पे कर सकते हो और आप अपने शेयर्स को खरीद सकते हो। यानी कि इसके अंदर कौन इन्वॉल्व रहता है, जो हमारी पब्लिक होती है वो इन्वॉल्व रहती है। अगर वो चाहे तो वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को खरीद सकती है। तो आज के टॉपिक का हमारा नेम यही है और इसके अंदर हमारे आगे फॉलोइंग 4 पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं कि किस किस तरीके से हम अपने शेयर्स को इशू करते हैं। तो एक पूरा फॉर्मेट रहता है। तो आज हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अब देखते हैं कि जो पब्लिक सब्सक्रिप्शंस ऑफ शेयर्स है वो क्या होता है। यानी कि इसके अंदर हमारी जो पब्लिक है वो इन्वॉल्व रहती है सारे कामों के अंदर, कि पब्लिक ही सारा काम करती है और जो शेयर्स वगैरह खरीदते हैं वो भी कौन खरीदती है, वो हमारी पब्लिक ही खरीदती है। तो जो हमारी कंपनी है अब की बार ये हमें ये कहती है कि पब्लिक से आप अगर चाहे तो अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करा सकते हो, पब्लिक से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो इसके अंदर हमारे फर्दर 4 पॉइंट्स आते हैं टू इश्यू प्रोस्पेक्टस। तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ता है हमें। अब देखिए, कोई भी नई चीज आ रही है हमारे मार्केट के अंदर तो हमें क्या करना पड़ता है। तो आपने जनरली देखा भी होगा, कोई शॉपिंग मॉल भी खुलता है, कोई शॉप भी खुलती है, तो उसके लिए क्या पैम्फलेट्स बांटने स्टार्ट कर देते हैं। उस पैम्फलेट के अंदर सारी बातें डिस्क्राइब होती है कि कहाँ पे ये वाली चीज खुली है, ठीक है, और कहाँ पर है, ये कौन से प्लेस पर है, किसके नजदीक है, क्या वहां पे सामान मिलने वाला है, क्या वहां पे कब सेल लगेगी या कितना वहां पे डिस्काउंट मिलने वाला है हमें, ठीक है। तो ये सारी बातें जो हैं वो एक पैम्फलेट के अंदर लिखी होती है। तो इसी तरीके से एक प्रोस्पेक्टस होता है। जैसे आपके स्कूल में एक प्रोस्पेक्टस मिलता होगा ना आपको एडमिशन के टाइम पे, कि आपके स्कूल में क्या क्या होता है, क्या है आपके स्कूल में, कितने क्लासरूम्स हैं, उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या आपके स्कूल में स्मार्ट क्लासेस हैं या नहीं है। तो ये सारी बातें जैसे उसके अंदर डिफाइन होती है, तो हमारे स्कूल के अंदर और भी क्या क्या अच्छी चीजें हैं, तो सब कुछ एक प्रोस्पेक्टस में लिखा होता है। तो इसी तरीके से कंपनी भी क्या करती है, पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए, अपनी कंपनी के शेयर्स भाई वो हमारे खरीद लें, उसकी तरफ अट्रैक्ट कराने के लिए तो वो कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। किसको इशू करती है, वो हमारी पब्लिक को इशू करती है कि अगर आप शेयर्स को खरीदना चाहते हो तो आप वो खरीद सकते हो। तो उसके अंदर कंपनी से रिलेटेड हर एक अच्छी बात जो है कि कंपनी कितने प्रॉफिट्स अर्न कर लेती है, तो वो सब कुछ उसके अंदर लिखा होता है। कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है वो भी उसके अंदर लिखा होता है और भी बहुत सी बातें हैं वो उसके अंदर लिखी होती है। जैसे कि हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, हमारे डायरेक्टर्स कौन कौन है, वो कहाँ पर रहते हैं, और भी कौन कौन सी टाइप्स के शेयर्स हम इशू करते हैं, ठीक है, कितना प्राइस है हमारे शेयर का, ये सब बातें जो है उसके अंदर लिखी होती है। क्या ये जो है वो सेबी से ऑथराइज्ड है, और ठीक है कि क्या इसको सेबी से सब्सक्रिप्शन यानी कि वो मिला हुआ है या नहीं है, कि क्या इसको सेबी जो है वो इस तरीके की उसको छूट दे भी रही है या नहीं दे रही है कि आप इस टाइप के शेयर जो है वो इशू कर सकते हो, और कितनी जो टाइप की जो कितनी मतलब ऑथराइज्ड कैपिटल है आपकी, ठीक है, यानी कि कितने तक के शेयर जो है आप अपनी पूरी लाइफ टाइम के अंदर इशू कर सकते हो। ये सब बातें जो उसके अंदर लिखी होती है, यानी कि प्रोस्पेक्टस में कंपनी की हर एक डिटेल लिखी होती है ताकि उसको पढ़े पब्लिक और कंपनी की तरफ वो अट्रैक्ट हो जाए और हमारी कंपनी की वो क्या कर ले, शेयर्स खरीद ले, ठीक है। तो इसके अंदर ये पहला टॉपिक तो ये है टू इशू प्रोस्पेक्टस, की कंपनी को क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। सेकेंड है टू रिसीव एप्लीकेशंस। टू रिसीव एप्लीकेशन का मतलब क्या है, जब कंपनी जो प्रोस्पेक्टस इशू कर देती है पब्लिक को, और पब्लिक भी उसे रीड कर लेती है अच्छे से कि ठीक है ये वाली बातें भी ठीक है, कि कंपनी के प्रॉफिट्स वगैरह भी सब कुछ ठीक लग रहे हैं, हमारे डिविडेंड भी इतने मिल जाएंगे, तो वो क्या करती है पब्लिक, वो कंपनी को क्या भेजना स्टार्ट कर देती है, एप्लीकेशन भेजनी स्टार्ट कर देती है। उसके अंदर एक पहले से एक फॉर्म अटैच होता है, वो फॉर्म को फिल करती है और फॉर्म में ये भी लिखा होता है कि शेयर की कितनी एप्लीकेशन अमाउंट है, एप्लीकेशन भरने की फीस कितनी है वो उसके अंदर लिखी होती है। वो कितनी होती है, जितनी भी हमारे टोटल शेयर की वैल्यू होती है वो कम से कम उसका 25% तो होती है उसकी फीस।
तो वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी मंगवाते हैं तो 25% तो वो होती है वो फीस। तो वो जब हमें एप्लीकेशन जो भेजते हैं हम कंपनी को, तो वो हमें उसके साथ ही वो फीस भी भेजनी पड़ती है। और जो एप्लीकेशन भेजते हैं वो हमें एक शेड्यूल बैंक के जरिए भेजनी होती है। उस शेड्यूल्ड बैंक का नाम की हमें उसके अंदर पैसे भी जमा कराने होते हैं। तो शेड्यूल्ड बैंक का नाम जो है पहले से ही उसके अंदर लिखा हुआ होता है कि इस बैंक के अंदर आपको जो एप्लीकेशन फीस वगैरह जो है वो जमा करानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया, फिर उसके बाद पब्लिक ने हमें एप्लीकेशन भेज दी, हमें रिसीव हो गई। थर्ड है टू मेक अलॉटमेंट्स ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट का मतलब कि हमें बांटने हैं वो शेयर्स। कैसे अलॉट करेंगे? अब देखिए कि किसका काम होता है कि एप्लीकेशन किसके पास जाती है, सीधा कंपनी के पास नहीं जाती, वो सीधा बैंक के पास जाती है जिसका नाम कंपनी उसके अंदर मेंशन करती है। तो बैंक के पास वो सारी की सारी एप्लीकेशन चली जाएंगी। तो बैंक क्या करती है, जब उसकी लास्ट डेट होती है ना एप्लीकेशन सेंड करने की, तो उस लास्ट डे के बाद वो बैंक क्या करते हैं, सारी की सारी अमाउंट उठा के किसको ट्रांसफर कर देती है, कंपनी को, कि आपकी इतनी एप्लीकेशंस जो हैं, आपके शेयर्स के ऊपर इतने एप्लीकेशंस आई हैं, देख लीजिए, अगर आपको अलॉट करने हैं तो आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हैं। तो फिर कंपनी देखती है कि क्या हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिल रही है या नहीं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अब इसके अंदर मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि जितनी भी टोटल पेड अप कैपिटल होती है, ठीक है, यानी कि टोटल कैपिटल जितनी भी है शेयर्स की, वो हमें 90% तो हमें मिल ही जाना चाहिए। ठीक है, जो पब्लिक ने एप्लीकेशन सेंड की है, उनके ऊपर मनी सेंड की है, तो टोटल शेयर्स की वैल्यू का 90% हमें रिसीव हो जाना चाहिए। तभी क्या कर सकती है कंपनी, अपने शेयर्स को इश्यू कर सकती है। ठीक है, अगर कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी जो शेयर्स इश्यू तभी करेगी ना कि अगर उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिला होगा। कई बार पब्लिक क्या काम करती है, इतने शेयर्स नहीं भेजती, इतनी एप्लीकेशन यानी कि वो शेयर्स के ऊपर नहीं भेजती है, तो वो कंपनी भी क्या नहीं करती, आगे उन शेयर्स को अलॉट नहीं करती। वो तभी करेगी अगर उसको वो मिला होगा उतनी अमाउंट। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अमाउंट जो है नई नई कंपनियों के अंदर क्या होती है कि इनको अपने रेगुलर खर्चे चलाने के लिए वो अमाउंट जो है वो होनी चाहिए। तो ये तो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कई बार क्या होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का भी केस आ जाता है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि हमें जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, और अब देखिए, अब बाकियों ने तो अब कईयों ने भेजी है उसके ऊपर, और कईयों ने अभी ऐसा भी है कि कुछ भी नहीं भेजा। ठीक है, अब जो कईयों ने पैसा भेजा है हमारी कंपनी को कि हम शेयर्स को लेना चाहते हैं, तो कंपनी अगर शेयर्स इश्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो कंपनी को उनका पैसा भी तो वापस करना है। ठीक है, अगर 50 लोगों ने अपने पैसे भेज दिए हैं, कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं कि हम आपके शेयर्स को खरीदना चाहते हैं, और अभी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने नहीं भेजा ऐसा कुछ, तो उन 50 लोगों का पैसा तो वापस करना पड़ेगा ना। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, 30 दिनों के अंदर वेट करके कि हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा या नहीं, उसके बाद हमें उनका पैसा रिटर्न करना पड़ता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती तो उसको 15% की रेट से इंटरेस्ट देना पड़ता है, उनको एनुअल रेट से उनको क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। और कई बार क्या होते हैं, ये तो था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस, और कई बार क्या होते हैं कि जितने शेयर्स के लिए यानी कि कंपनी जो है कहती है कि हम अपने इतने शेयर्स को इश्यू करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशंस क्या आ जाती है, ज्यादा हो जाती है। वो किस वजह से ज्यादा आ जाती है, कई बार इतनी अच्छी कंपनी होती है कि सभी उसके शेयर्स जो है वो खरीदना चाहते हैं, तो सभी उनके पास अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर्स के लिए अपना सब्सक्रिप्शन भेजेंगे, एप्लीकेशंस भेजेंगे, तो कंपनी जितने शेयर्स को इश्यू कर सकती है उतने ही शेयर्स इश्यू करेगी। वो ये नहीं करेगी कि हम तो इतने शेयर्स को, चलो पहले इतने शेयर्स को वो कर रहे थे, हम इतने शेयर्स को अलॉट करना चाहते थे, चलो अब इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई, हम उन सभी के सभी को क्या कर देंगे, अलॉट कर देंगे। कंपनी ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कंपनी क्या करेगी, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में उनको प्रोपोर्शनेट के बेसिस के अंडर, यानी कि उनको एक रेशियो के अंडर उनको क्या कर देगी, शेयर्स को उनको अलॉट कर देगी। तो ये काम जो है वो कंपनी करती है, यानी कि जितने शेयर्स, मान लो किसी ने 4 शेयर के लिए अप्लाई किया था, क्या पता उनको एक ही शेयर मिले। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनेट शेयर का बेसिस का मतलब यही होता है कि जितने शेयर्स की, हो सकता है कि किसी को पूरे भी मिल जाए शेयर्स, हो सकता है कि किसी को 4 के लिए अप्लाई किया था 1 ही मिले, हो सकता है किसी ने 5 के लिए अप्लाई किया था उसको 5 के 5 मिल जाए। तो ये यानी कि उनको प्रोपोर्शनेट बेसिस के अकॉर्डिंग, जो भी उनका वहां पे सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग वो क्या कर देती है, अपने शेयर्स को अलॉट कर देती है। और नेक्स्ट हमारा इसका ये है टू मेक कॉल्स। टू मेक कॉल्स का मतलब क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशंस के अंदर और जो भी अलॉटमेंट के अंदर, यानी कि जो अमाउंट मंगवाई जाती है कंपनी की तरफ से, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉल्स नहीं कहते, और बाकी जितने भी हमारी अमाउंट मंगवाई जाती है उसको क्या कहते हैं, हम कॉल्स कहते हैं।
अब कॉल्स क्या हो सकती है, फर्स्ट कॉल हो सकती है, सेकंड कॉल हो सकती है, थर्ड कॉल हो सकती है। हमें बेसिकली उनसे पैसे ही मंगवाने होते हैं। हम अपने टोटल शेयर का 25% तो एप्लीकेशन पे मंगवा लेते हैं, और बाद में जब हम कॉल्स मंगवाते हैं वो 25% से ज्यादा अमाउंट की हमारी कॉल नहीं होनी चाहिए। एक कॉल जो है 25% से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, बाद में हो सकता है कि ये सारा के सारा जो अमाउंट है वो एक ही दम भी मंगवा सकते हैं, एक ही टाइम में भी मंगवा सकते हैं, और हो सकता है कि हम उसको कॉल्स के जरिए भी मंगवा सकते हैं। तो हमारे पास दोनों ही ऑप्शन है कि अगर हम अलॉटमेंट का और एप्लीकेशन की मनी जो है अलग से मंगवाते हैं और बाकी पैसे को अलग मंगवाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्स बोलते हैं। तो उसको हम फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड थर्ड कॉल बोल सकते हैं। और इसके अंदर कुछ केसेस हैं कॉल्स के अंदर भी कि जब हम कॉल्स करते हैं तो वो हमारे 12 महीने के अंदर यानी कि 12 मंथ्स के अंदर अंदर हमें सभी कॉल्स का पैसा जो है वो रिसीव हो जाना चाहिए। और जो ये केस है वो 500 करोड़ के बाद जो ये केस है वो अप्लाई नहीं होता, उसके अंदर बाद का भी टाइम जो है वो इशू मतलब बाद के टाइम तक भी हम क्या कर सकते हैं, वो कॉल का पैसा वहां से मंगवा सकते हैं। और इसके अंदर ये भी बात आती है कि जब हम इन कॉल्स को मंगवाने लगते हैं तो हमें उनको सबसे पहले तो जिनसे हमें पैसा मंगवाना होता है हमें 14 दिन पहले उनको 14 डेज पहले ही हमें उनको नोटिस देना पड़ता है कि आपकी कॉल जो है रिन्यू होने वाली है, आप उस कॉल को जमा कराओ हमारे पास। तो ये जो था कि हम कॉल्स जो है इस तरीके से हमसे मंगवा लेते हैं। तो आज का जो हमारा पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स है, आज का हमारा टॉपिक जो है यहीं पे कंप्लीट होता है। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।